नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीलियस अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने हिंदी वर्णमाला में व्यंजन देखा था और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन को जाना था। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज जानेंगे अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? अंतःस्थ व्यंजन। तो क्या है अंतःस्थ व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु हमारे मुंह के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है और सीधे बाहर निकल जाती है, ऐसे व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु हमारे मुंह के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है और सीधे बाहर निकल आती है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन में दोस्तों 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं देखिएगा। कितने वर्ण आते हैं? 4। तो पहला है य, र, ला और अंतिम वा। क्या क्या? य, र, ला और वा। आप स्वयं उच्चारित करके देखिए, य, र, ला, वा। ये ऐसे वर्ण हैं जो हमारे मुंह के भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें कौन से व्यंजन कहा गया है? अंतःस्थ व्यंजन। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। तीसरा व्यंजन है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या है? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु संघर्ष के साथ विशेष प्रकार की ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाती है। क्या? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु विशेष प्रकार की ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है और इसी व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं संघर्षी व्यंजन? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी प्राणवायु है वो संघर्ष के साथ इन वर्णों का उच्चारण करती है। अब देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण हैं। तो ऊष्म व्यंजन में भी 4 प्रकार के वर्ण हैं। देखेंगे कौन कौन से 4 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? श, श, शा और हा। कौन कौन से? श, श, सा और हा। ये जो 4 वर्ण हैं वो ऊष्म व्यंजन में आते हैं, क्योंकि जब हम श और श का उच्चारण करते हैं तो एक विशेष प्रकार की घर्षण के साथ हमारी प्राणवायु हमारे मुंह के बाहर निकलती है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा? चौथे नंबर में हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? नाम से ही स्पष्ट, संयुक्त मतलब संयोग। 2 वर्णों के मेल से जो तीसरा वर्ण हमें प्राप्त होता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या? 2 वर्णों के मेल से जो तीसरा वर्ण हमें प्राप्त होता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब संयुक्त व्यंजन में कितने वर्ण हैं? तो संयुक्त व्यंजनों में भी 4 वर्ण हैं। देखेंगे वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला श। क्या? श। दूसरा श्र। क्या? श्र। तीसरा कौन सा? ज्ञा। और चौथा त्रा। कौन कौन से? छ, श्र, ज्ञा और त्रा। ये 4 ऐसे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के मेल से हमें प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं जो छ है वो कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है। तो देखेंगे आधा का
मिलकर हमें छ मिलता है। क्या? आधा का और षटकोण वाले सा से मिलकर हमें छ वर्ण प्राप्त होता है। अब बात करेंगे शा वर्ण की। तो आधा शा, कौन सा शा? शक्कर वाला सा। आधा सा और पूरे रा से मिलकर, आधा शा और पूरे रा से मिलकर हमें क्या प्राप्त होता है? श्रा। इसी प्रकार ज्ञा, इसी प्रकार क्या? ज्ञा। आधा जा और इया, आधा जा और इया से मिलकर हमें क्या मिला? ज्ञा। अब चौथा वर्ण है त्रा। तो आधा ता और पूरे रा से मिलकर हमें क्या मिला? त्रा। तो इस प्रकार हमने संयुक्त व्यंजन को जाना कि आधा का और सा से मिलकर छा प्राप्त हुआ, आधा सा और रा से मिलकर श्रा प्राप्त हुआ, ज्ञा की प्राप्ति हमें आधा जा और इया से मिलकर हुई और त्रा की प्राप्ति आधा ता और रा से मिलकर हुई। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नासिक्य व्यंजन। कौन सा? नासिक्य व्यंजन। पांचवा व्यंजन कौन सा है हमारा? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है। नासिका मतलब होता है नाक। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो प्राण वायु है वह मुंह से ना निकलकर हमारे नाक द्वारा बाहर निकलती है, नासिक्य व्यंजन कहलाती है। क्या? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राण वायु मुंह के द्वारा बाहर ना निकलकर हमारे नाक के द्वारा बाहर निकलती है, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। अब देखेंगे कि नासिक्य व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं। तो दोस्तों नासिक्य व्यंजन में 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण? 5 वर्ण। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ण है इंगा, पहला वर्ण है इंगा। और दूसरा इया, दूसरा वर्ण है इया। तीसरा वर्ण बताइए? अड़ा, तीसरा वर्ग क्या? अड़ा। और चौथा वर्ण है ना, चौथा क्या? ना। और पांचवा वर्ण बताएंगे? मां, पांचवा वर्ण क्या? मां। तो इंगा, इया, अड़ा, ना और मां, ये कौन से वर्ण हो गए? नासिक्य व्यंजन। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राण वायु नाक के द्वारा बाहर निकलती है। इंगा, इया, ना। आप सब उच्चारित करके देखिए। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है मुंह के माध्यम से ना निकलकर हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उच्छित व्यंजन। क्या? उच्छित व्यंजन। उच्छित व्यंजन क्या है? उच्छित व्यंजन। तो सबसे पहले उच्छित का अर्थ समझेंगे। उच्छित का अर्थ होता है फेंकना या हटाना। क्या? फेंकना या हटाना। अब इसकी परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ की नोक, क्या? हमारी जीभ की नोक हमारे कठोर तालुओं को स्पर्श करके कुछ दूर तक जाती है। क्या? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है और जीभ की जो नोक है वे हमारे कठोर तालु को झटके से स्पर्श करके कुछ दूर तक जाती है और तब उच्चारण होता है उच्छित व्यंजन का। किसका? उच्छित व्यंजन का। अब देखेंगे कि उच्छित व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो उच्छित व्यंजन में 2 प्रकार के वर्ण आते हैं। कौन सा? पहला आएगा अड़ा। क्या? अड़ा। और दूसरा आएगा अढ़ा। क्या? अढ़ा। पहला क्या? अड़ा और दूसरा अढ़ा। आप उच्चारण करिए अड़ा, अढ़ा। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ की जो नोक है वो हमारे तालु को झटके से तो छूती है पर थोड़ी दूर तक स्पर्श करती है। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ और हमारे तालु का तालमेल हमें मिलता है।
अब बात करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। क्या? अनुस्वार और अनुनासिक। क्या? अनुस्वार और अनुनासिक। तो सबसे पहले देखेंगे अनुस्वार। क्या? अनुस्वार। तो ऐसे वर्ण जिनके ऊपर एक बिंदी का प्रयोग हो, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। वे वर्ण जिनके ऊपर हम एक ही बिंदी का प्रयोग करते हैं अनुस्वार में आते हैं। जैसे गंगा, एक ही बिंदी का प्रयोग हो रहा है ऊपर। उदाहरण के लिए क्या आएगा? गंगा। क्या? गंगा। और संवाद। क्या? संवाद। इस प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं तो हमें अनुस्वार की सहायता लेनी पड़ती है। अब बात आती है अनुनासिक। क्या? अनुनासिक। किसी वर्ण पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। क्या? किसी वर्ण के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो ऐसे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आंचल। क्या? आंचल। और आंगन। और आंगन। इस प्रकार ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन पर हम अनुनासिक चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अंतिम व्यंजन है द्वित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्वित व्यंजन। अब हम देखेंगे कि द्वित व्यंजन क्या है। द्वित व्यंजन क्या है? द्वित व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ण जो पूर्ण रूप और अर्ध रूप दोनों में हमारे पास हों। क्या? ऐसे वर्ण जो पूर्ण रूप में भी प्रयोग हो और उसी वर्ण का आधा रूप भी हमें प्रयोग में आए, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन। जैसे देखिएगा पूरा ला, ऐसा वर्ण जिसका पूर्ण रूप हमारे पास हो और उसी वर्ण का आधा रूप भी हो। इसी पे आधा ला दिख रहा है आपको? पूर्ण वर्ण ला और इसी का आधा आधा ला। तो ऐसे वर्ण जहां मिले तो समझ जाइएगा कि ये कौन सी व्यंजन है? द्वित व्यंजन। कौन सी व्यंजन? द्वित व्यंजन। इसका उदाहरण देखेंगे हम। क्या आ जाएगा इसके उदाहरण में? जब हम लिखते हैं पल्लवी। क्या? पल्लवी। तब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कौन सा व्यंजन है? द्वित व्यंजन। कौन सा? द्वित व्यंजन। पूरा ना और उस पे आधा ना। क्या? पूरा ना और उस पे आधा ना। पूरा वर्ण है हमारे पास ना और इसी पे हम प्रयोग कर रहे हैं आधा ना का। द्वित व्यंजन। इसका भी एक उदाहरण देखेंगे, मुन्ना। क्या? मुन्ना। तो ऐसे बहुत से वर्ण हमें मिल जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की क्लास के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीने से पूछ पर। धन्यवाद।